स्टार्ट कर रहे हैं। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर जो हमारा हुआ, उस प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे थे व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ये टॉप व्यू था, ये उसका फ्रंट व्यू था, उस पे लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस हम लोग ने ड्रॉ किए थे। ठीक है, हम लोगों ने ये भी समझने में टाइम इन्वेस्ट किया कि आपका जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर कैसे लग रहा है। ठीक है, इन सब चीजों को एनालिसिस करने के बाद हम लोगों को एक्चुअली निकालना था द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड कितनी होनी चाहिए एक गाड़ी की अगर वो किसी हॉरिजॉन्टल ट्रैक में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब इस गाड़ी की स्पीड कितनी भी होनी चाहिए कि वो इस ट्रैक में सेफली टर्न ले सके विदाउट एक्सीडेंट। कितना स्पीड आपको रखना चाहिए, उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना था। एक और चीज हमें लास्ट लेक्चर में समझ में आई थी कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स था वो हमारे फ्रिक्शन फोर्स के बराबर था, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्चुअली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ये आपके सर्कुलर रोड का सेंटर है और ये डिस्टेंस अगर आपका रेडियस आर है, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स अगर टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी टुवर्ड्स द सेंटर ही लगता है। इसलिए आपने उन दोनों को बराबर मान लिया। लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम लोग ये बात कर रहे थे कि क्यों हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल सेफ स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों हम लोग बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये समझ में आया कि अगर गाड़ी की स्पीड कुछ ज्यादा हो गई तो टायर और गाड़ी के बीच का, टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है अगर वो घट जाए तो इनडायरेक्टली आपका सेंट्रीपिटल फोर्स भी घट जाएगा और गाड़ी टुवर्ड्स द सेंटर रखने में इम्पॉसिबल हो जाएगा, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि टर्न लेने की बजाय आप उस सर्कुलर ट्रैक से बाहर गिर जाए। हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि सिर्फ ज्यादा स्पीड होने से ही आपके टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन कम नहीं होगा या आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कम नहीं होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कम होने के पीछे और भी रीजंस हो सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कम होने के पीछे और भी रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजन माइट बी कि आपका टायर, खुद का टायर ही खराब है। वन ऑफ द रीजन माइट बी कि टायर, आपके जो रोड है उसके ऊपर पानी गिरा हुआ है, ऑयल गिरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, रेन हो सकता है, ऑयल हो सकता है। आपकी गलती नहीं है, आप एक पर्टिकुलर अच्छी स्पीड में चला रहे हो, आपके टायर भी बहुत अच्छे हैं, पर किसी कारणवश कि रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन अगर ऑयल या रेन के होने की वजह से कम हो गया तो भी एक सर्कुलर ट्रैक में आप बाहर जाके गिर सकते हैं। वी हैव टू टुडे कैलकुलेट अ फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ये हमें निकालना है। कल के लेक्चर में मैंने आपको यह भी बताया था कि इस पूरे के पूरे चीज का सॉल्यूशन क्या है। हम लोग इसका तो वेट नहीं कर सकते कि रेन ना हो, हम लोग इस बात का वेट नहीं कर सकते ऑयल ना गिरे, हम लोग इस बात का तो वेट नहीं कर सकते कि लोग अपना टायर अच्छा रखेंगे। तो हमें क्या सॉल्यूशन निकालना पड़ा था? हम लोग को बैंक्ड रोड निकालना पड़ा। बैंक रोड मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको दिखाया था, आज इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वाला टॉपिक निपटा लेते हैं। हॉरिजॉन्टल वाले टॉपिक में हमें क्या निपटाना है, लिख देता हूं मैं टॉपिक का नाम, मैक्सिमम पॉसिबल सेफ स्पीड। लेट अस टेक दिस एज VS। VS मतलब सेफ स्पीड, वेलोसिटी ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। हमारा आज का ये मुद्दा है। मैं डायग्राम जरा वापस आप लोग के सामने बना देता हूं जो मैंने कल भी बनाया था। सपोज कीजिए कि ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस है और आपकी गाड़ी यहां कहीं पे इस तरह से रोड पे चल रही है, ये आपकी गाड़ी है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि टूवर्ड्स द डाउनवर्ड्स वेट लगेगा गाड़ी का जो कि mg होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा। वेट कहां और कैसे लगना चाहिए पिछले लेक्चर में समझाया। नॉर्मल रिएक्शन कहां और कैसे लगना चाहिए पिछले लेक्चर में समझाया। फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्यों लग रहा है पिछले लेक्चर में समझाया। फ्रिक्शन फोर्स का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, आई होप आप जानते हैं। लोअर क्लासेस में फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू S टाइम्स N।
बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ये जो S आप फ्रिक्शन फोर्स के साथ लिख रहे हैं, इसको बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो क्वांटिटी आप यहां देख रहे हैं, इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक्चुअली ये जो म्यू होता है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आपको इस बारे में जानकारी देता है कि कितना फ्रिक्शन है किसी भी दो सरफेसेस के बीच में। ठीक है, एन नॉर्मल रिएक्शन है, ये आपने याद रखना है, स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। एक फ्रिक्शन ऐसा भी होता है जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। क्या आपको 11th स्टैंडर्ड में याद आ रहा है दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन? वी हैव टॉक्ड अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। गिव मी यस और नो। ये फॉर्मूला मुझे अभी फिलहाल एक्सप्लेन करना है कि आपको समझ में आ रहा है। All of you are remembering the chapter of laws of motion in 11th standard. There are two types of friction, static friction, kinetic friction, और म्यू को कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। एवरीबॉडी इज ओके विद दैट थिंग? ठीक है, बड़े अभी आगे बढ़े फिर। ठीक है, चलिए, अब सब लोग का ध्यान यहां पे होना चाहिए। एवरीबॉडी शुड पे अटेंशन हियर। इन द 11th स्टैंडर्ड हम लोगों ने ये भी चीज पढ़ी, इन द 11th स्टैंडर्ड हम लोगों ने ये भी चीजें पढ़ी कि किस तरह से इन इक्वेशंस का यूज किया जा सकता है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। नीचे की तरफ mg आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो mg बराबर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अगर आपने इस पर्टिकुलर फ्रेम को कंसीडर किया, ये पर्टिकुलर फ्रेम में कंसीडर किया, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब ये जो mg है, इसको ये नॉर्मल रिएक्शन इक्वली बैलेंस कर रहा है, और ये इसके इक्वली ऑपोजिट भी है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, mg बराबर नॉर्मल रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये वाली चीज आपका इक्वेशन नंबर 1 का कमाल करेगी। दूसरी चीज क्या लिखनी है आपने अभी? दूसरी चीज आपने लिखनी है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स था, कल ही हमने बात किया, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर जा रहा था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एफ सी पी एफ। इतना बड़ा नाम तो नहीं लिखना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ सकता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, पर यहां पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो रेडियल एक्सेलरेशन आएगा। इस बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देता है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देता है, और उसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो रेडियल एक्सेलरेशन का क्या क्या फॉर्मूला आप जानते थे? रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, वो एक फॉर्मूला बताया था आर ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको रेडियल एक्सेलरेशन का बताया था वी स्क्वायर बाय आर, अगर आपको याद आएगा तो। आई थिंक ये फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने ये दो फॉर्मूले लिखे थे। तो अब अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है तो m a की जगह पे आर ओमेगा स्क्वायर पुट कर लो, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। या तो आप एफ सी लिखो और एक्सेलरेशन की जगह पे वी स्क्वायर बाय आर लिख लो, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले आपके सामने हाजिर है, कोई भी फॉर्मूला यूज करो। हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? क्योंकि हमें निकालनी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी सेकंड वाले फॉर्मूले में आ रही है। तो क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बराबर है आपके फ्रिक्शन फोर्स से। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर क्यू है, कल के लेक्चर में बात हो गई। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। बात एकदम क्लियर है सब लोग के दिमाग में। अब क्या कर सकते हो, अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, क्या पता फॉर्मूला निकला है। तो अभी हम करेंगे डिवाइड 2/1। डिवाइड करना तो आता ही होगा। एलएचएस वाली वैल्यू को
LHS वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करें, RHS वाली वैल्यू को RHS वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करें, काम खत्म हो जाएगा। तो आपका आ रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स बाय mg बराबर फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन। कुछ नहीं किया, इधर के LHS को इसके LHS के साथ, इधर के RHS को उसके RHS के साथ, आप 2/1 डिवाइड किया मैंने, आप 1/2 भी डिवाइड कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। अब वैल्यू पुटअप करने की बारी आ चुकी है। क्या हमारे पास सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला है? हाँ, जरा पुट कीजिए। सेंट्रिपिटल फोर्स के फॉर्मूले के हिसाब से mv² बाय नीचे r टाइम्स mg आ जाएगा। एक्चुअली मैंने mv² बाय r ही लिखा है, mg पहले से नीचे था, इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला भी पहले से तैयार है, क्यों ना उसको भी लिखा जाए, μs टाइम्स n बाय n। बहुत ही बढ़िया चल रहा है, क्यों ना कुछ कैंसिल कर दिया जाए। यहां से नॉर्मल रिएक्शन के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां पे मास के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्लास जस्ट अ मिनट। सॉरी क्लास, चलो स्टार्ट करते हैं वापस। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n और n कैंसिल हो गया, ये m और m भी कैंसिल हो गया, बराबर है। आप इंटरेस्टेड किस में है? आप इंटरेस्टेड है v निकालने में। तो पहले इसको जरा मैं ठीक ठाक लिख लेता हूं। इसको ठीक ठाक हम कैसे लिखेंगे, पीछे वापस एक पेज में जाते हैं हम लोग। RHS LHS में देखेंगे v² बाय rg बच रहा है। हाँ, LHS में देखेंगे क्या बच रहा है, v² बाय rg, ये LHS में बच रहा है। RHS में बच रहा है सिर्फ μs, इसको लेके मैं पीछे वाले पेज में जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आएगा v² बाय rg इज इक्वल टू जस्ट μs, ठीक है, जस्ट μs आएगा, क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो वेलोसिटी निकालने में। तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा μs टाइम्स rg, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ μs rg। हमारा फॉर्मूला है तैयार। ये क्या, ये फॉर्मूला आपने क्या निकाला? ये जो फॉर्मूला आपने निकाला, ये फॉर्मूला आपने निकाला मैक्सिमम स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, जिसमें μs कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन टायर एंड रोड, जिसमें r रेडियस ऑफ द रोड है, यानी कि आपका सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है, और g तो आप जानते ही हैं, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। किसी भी सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक को अगर आप बनाते हो, समझो ड्रॉ, वो लोग एक जगह पे, आप कैसा है, रोड जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो रोड कंस्ट्रक्ट करते समय आप आजू बाजू के सिनेरियो को ऑब्जर्व करते हो कि रोड कहां से कर्व ले सकता है, रोड को कहां से मुड़ा सकते हैं, है ना। एक बार रोड बन जाता है, उसके बाद लोग क्या करते हैं, आते हैं हाईवे वाले डिपार्टमेंट वाले लोग, चेक करते हैं कि ये जो रोड बना है, कर्व रोड बना है, इसका रेडियस कितना है। जो भी कर्व रोड बना है उसका रेडियस कितना है वो चेक कर लेते हैं।
फिर वो लोग देखते हैं कि किसी भी गाड़ी और उस रोड के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, मेजर कर लेते हैं। रेडियस मेजर कर लिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेजर कर लिया, G 9.8 है, इस फॉर्मूले में डालो, V की वैल्यू निकालो और वहां पे एक बोर्ड चिपका दो और उस बोर्ड में लिखो कि ये इस सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे ट्रैवल करने की मैक्सिमम सेफ स्पीड है। अगर आपने इससे ज्यादा वेलोसिटी पे गाड़ी चलाई तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक आसान भाषा में अगर हम समझे, अगर आसान भाषा में हम लोग समझे तो ये फॉर्मूला लोगों को मदद करता है ये बताने में कि कितनी मैक्सिमम स्पीड पे आप गाड़ी चला सकते हो। वी मैक्स यानी कि द मैक्सिमम स्पीड विथ विच यू कैन ट्रैवल। एक छोटा सा एग्जांपल आमने सामने कर लेते हैं इस फॉर्मूले के मदद से। सपोज कीजिए कि रोड और उसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 का है। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। जो रोड का रेडियस है समझ लीजिए वो 100 मीटर्स का है और जो आपका जी है समझ लीजिए वो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का। 9.8 होता है, मैंने 10 ले लिया। तो हम अभी निकालने जा रहे हैं कि कितनी मैक्सिमम सेफ स्पीड पे आप गाड़ी चला सकते हैं। तो ये होगा 0.5 इंटू 100 इंटू 10। तो आपका वी मैक्स कितना आना चाहिए, अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा यहां पे 1000, राइट। तो 1000 मतलब ये हो गया 500, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का यूनिट नहीं होता, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का यूनिट नहीं होता, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का यूनिट नहीं होता, इसलिए 0.5 लिखा है सिर्फ मैंने, ठीक है। एंड रेडियस 100 मीटर ले लिया, जी मैंने उतना ले लिया। तो अभी अंडर रूट 500 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड पे आपको गाड़ी चलानी है। अगर आपने अंडर रूट 500 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड पे गाड़ी चलाई तो फिर आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आपके गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। पर अगर आपकी गाड़ी की स्पीड अंडर रूट 500 मीटर्स पर सेकंड से ज्यादा हो गई तो फिर कोई आपकी गारंटी नहीं लेगा कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर है सब लोग के दिमाग में, हाँ या ना? 10√5 मीटर्स पर। जस्ट एक एग्जांपल लिया है, इसको सीरियसली मत लो। इतना कम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या इतना कम रेडियस नहीं हो सकता, पर सिर्फ और सिर्फ हमने अंडरस्टैंड करने के लिए ये फॉर्मूला निकाला है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? सब लोग को समझ में आ गया ये फॉर्मूला आपको क्या देता है? गिव मी अ यस और नो ऑल ऑफ यू। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड ये फॉर्मूला हमें किस बारे में जानकारी देता है? ये फॉर्मूला हमें एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे कितनी मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए, ये फॉर्मूला वो बताने में मदद करता है, ठीक है। क्लियर है सब लोग के दिमाग में? कुछ स्पेशलिटी नहीं है। आई होप आपको समझ में आया। मैंने ये दो इक्वेशन कहां से लिखी, mg नॉर्मल रिएक्शन के बराबर क्यू है। आई होप ये सब बात सबको समझ में आ रही है। उसके बाद आई होप आपको समझ में आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर क्यू किया गया, सब्स्टिट्यूट किया, कैंसिल आउट किया डायरेक्टली, फिर उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज समझने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन। अगला वाला टॉपिक भी बहुत कमाल का टॉपिक है। अगले वाले टॉपिक का जो नाम है, बचपन में हम सर्कस में जाते थे तब हम लोग ये चीज देखते थे, इसको मौत का कुआं बोलते हैं। यू कॉल इट एज मौत का कुआं, ठीक है। द टॉपिक इज वेल और वॉल ऑफ डेथ। आई डोंट नो कितने लोगों ने ये कुआं, मौत का कुआं देखा होगा सर्कस के अंदर, ठीक है ना। इसको मौत का कुआं या इसको वेल ऑफ डेथ बोलते हैं, ठीक है। पहले एक डायग्रामेटिकली अंदाज में पहले इसको देख लेते हैं कि एक्चुअली कैसा दिखेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखेगा आपका मौत का कुआं, ठीक है। और जो भी बंदा होगा वो इस तरह से इस मौत के कुएं के आजू बाजू इस तरह से गाड़ी चलाता है, कार चलाता है, जो चलाना है वो चलाता है। यहां पे वो बंदा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको एक फिगर से पहले समझ लेते हैं। हम लोग पहले एक देख लेते हैं कि नहीं ये कैंसिल नहीं है, मौत का कुआं कैंसिल नहीं है,
1.3.2 टॉपिक है, 1.3.4 टॉपिक कैंसल्ड है। मेरे पास है पीडीएफ, टेंशन मत लीजिए आप। चेक कर सकते हैं आप लोग कौन सी चीज कैंसिल है, देखा सब लोगों ने? चलिए चलिए चलिए, एक अच्छा सा डायग्राम मिलना चाहिए जिसमें हम लोग ये अंडरस्टैंड कर सकें कि मौत का कुआं में आपको कैसी कोई चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, लेट अस टेक दिस डायग्राम टू अंडरस्टैंड। यस, कैन एवरीबडी सी अ डायग्राम ऑन देयर स्क्रीन्स? यस साइराज, मैं भी वही कह रहा हूं, 1.3.2 कैंसिल नहीं है, 1.4.2 कैंसिल है, स्पीयर ऑफ डेथ कैंसिल है। ये अपना वेल ऑफ डेथ डेथ है, इसमें समझना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, क्या सब लोग को स्क्रीन पे एक चीज दिखाई दे रही है? ठीक है, सब लोगों को स्क्रीन के ऊपर वॉल ऑफ डेथ दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इस डायग्राम के रेफरेंस में हमें हर चीज समझनी है, इस डायग्राम के रेफरेंस में हमें हर चीज समझनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको वेल ऑफ डेथ यानी कि मौत का कुआं में आपको समझनी है। मेरी वॉइस सबको क्लियर है क्या? इज माई वॉइस क्लियर टू एवरीबडी? आवाज एकदम चकाचक है? all of you please pick up your volume of the mobile, come into a network kshetra. Might be because of the network kshetra my voice is a bit low for you because I am using a mic. Don't take tension, मैं यहां से फुल सेटिंग में बैठा हूं, आप लोग की तरफ से शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए, सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप इस गाड़ी वाले से बात करेंगे कि तुम ऐसा कैसे गाड़ी चला लेते हो, तो सबसे पहली चीज जो आपको इस मौत के कुएं में गाड़ी चलाने के लिए जरूरत है वो ये है कि आपको गाड़ी की एक मिनिमम स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। व्हाट इज मिनिमम स्पीड? मिनिमम स्पीड मतलब आपको इतने पे तो गाड़ी चलानी ही पड़ेगी, उससे ज्यादा चलाओगे तो चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर गाड़ी की स्पीड उससे कम हुई तो गाड़ी यहां से नीचे गिर जाएगी। मैं रिपीट करता हूं, आई विल रिपीट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस मौत के कुएं में हमें समझना है वो ये है कि गाड़ी के पास एक मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। अब डोंट थिंक दैट द मिनिमम वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की सबसे कम वैल्यू नहीं, मिनिमम वेलोसिटी का मतलब है इतना तो होना ही चाहिए, गाड़ी की वेलोसिटी मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए। इसके पहले आपने क्या पढ़ा? इसके पहले आपने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में क्या पढ़ा? मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। अंडरस्टैंड करो ना, क्योंकि वहां पे हम मैक्सिमम में क्यों इंटरेस्टेड थे? क्योंकि अगर उससे ज्यादा तेज आपने गाड़ी चलाई तो गाड़ी सर्कुलर ट्रैक के बाहर गिर जाएगी। यहां पे गाड़ी नीचे क्यों गिर जाएगी? यहां पे गाड़ी नीचे गिरेगी अगर आपने एक मिनिमम वेलोसिटी पे गाड़ी नहीं चलाई तो। फॉर एन एग्जाम्पल, हो सकता है कि इस सर्कुलर मौत के कुएं में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चलानी पड़ती है। अगर उससे कम गाड़ी की स्पीड हुई तो गाड़ी यहां से नीचे गिर जाएगी। तो व्हाट इज 20 किलोमीटर पर आवर? 20 किलोमीटर पर आवर इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच द गाड़ी शुड बी ट्रैवलिंग। अगर गलती से किसी बंदे की गाड़ी की स्पीड 20 से कम हो गई, 15 हो गई, 18 हो गई, 17 हो गई, 10 हो गई, तो गाड़ी यहां से नीचे गिर जाएगी। सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि तुम्हें वी मिनिमम का मतलब समझा क्या? Everybody tell me yes or no. Are you understanding what is the मतलब of V minimum? इतने पे तो गाड़ी चलानी पड़ेगी। डन है सब लोग के दिमाग में बात? डन है? हाँ या ना हो जाए? अगर 20 से ज्यादा हुई, 20 से ज्यादा हुई बढ़िया बात है, 20 से ज्यादा हुई तो बढ़िया बात है। पर आपको अगर पता होगा तो समझो ऐसा हो गया, ये वाला बंदा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है। ठीक है, ये वाला बंदा बोलेगा कि मिनिमम 20 है ना, मिनिमम 20 है तो मैं चलाऊंगा 40 किलोमीटर पर आवर पे। पीछे वाला बंदा क्या बोलता है? अरे मिनिमम 20 है ना, अगर मैंने 20 से कम रखा तो मैं गिर जाऊंगा, मैं 40 पे चलाऊंगा। तो तुमको लगता है ये ऑनेस्ट अच्छा डिसीजन है?
अगर ये बंदा 20 पे चला रहा है और ये बंदा 40 पे चला रहा है तो ये आके इसको ठोक देगा ना। समझ में आ रहा है बात क्या हो रहा है? तो ये गाड़ियां एक के पीछे एक चलती है, ये गाड़ियां एक के पीछे एक चलती हैं और सबको पता है कि हम लोग को हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी रखनी है। तो मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है पर सब गाड़ियों की एक होनी चाहिए। अगर ये अकेला बंदा सर्कुलर ट्रैक में चला रहा है, पीछे कोई गाड़ी नहीं है, तो चलाओ ना, कितने पे चलाना उतने पे चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहां पे तकलीफ इस बात की है कि हमें नीचे नहीं गिरना है, तो मिनिमम हमें इतनी वेलोसिटी तो रखनी पड़ेगी। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझना। वी आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट टॉकिंग वी मैक्स, बिकॉज यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग इंटरेस्टेड हैं नीचे गिरने में। बात को पहले समझो, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी की मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में चर्चा नहीं हो रही। मौत के कुएं में गाड़ी कैसे दिख रही है पहले वो समझो। क्या आप नीचे गिरने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि बाहर गिरने में? क्या आपको लगता है बाहर गिरने के चांसेस ज्यादा हैं कि नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये गाड़ी के नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो आप किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हो? आप ये चीज में इंटरेस्टेड हो कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी पे गाड़ी चलनी चाहिए ताकि गाड़ी नीचे ना गिरे। मौत के कुएं में ये सबसे बड़ा कंसर्न है। ठीक है क्लास, आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। कल के लेक्चर में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि वेट का वेक्टर हर दम नीचे की तरफ बनता है। वेट का वेक्टर हरदम कहां बनता है? नीचे की तरफ बनता है। अगर ये गाड़ी है, इस गाड़ी का मैंने ये सेंटर पॉइंट पकड़ लिया, नीचे की तरफ मैंने एक वेक्टर बनाया और इस वेक्टर को मैंने W वेक्टर का नाम दिया। अगर आपको कल का लेक्चर याद है तो उसमें मैंने गला फाड़ फाड़ के एक चीज बोली थी और वो चीज मैंने आपको ये बोली थी कि वेट वेक्टर ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स, ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, दूसरी चीज, अब हमें बनाना है नॉर्मल वेक्टर। अगर आपको कल का मेरा लेक्चर याद आएगा तो नॉर्मल वेक्टर बनाते समय भी मैंने आपको एक टिप दिया था। वो टिप क्या था? वो टिप क्या था, बिल्कुल ध्यान से बात को समझना है। यहां पे वेट वेक्टर बनाता हूं, ये सेंटर पॉइंट लेके यहां से वेट वेक्टर बना देता हूं, ये W वेक्टर हो जाएगा। अब कोई बता सकता है क्या नॉर्मल वेक्टर बनाते वक्त मैंने क्या टिप दिया था? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द टिप जो मैंने आपको नॉर्मल वेक्टर बनाने के लिए टिप क्या दिया था मैंने आपको? कम ऑन एवरीबॉडी, कितने लोग जानते हैं नॉर्मल वेक्टर 90 डिग्री का एंगल किसके साथ बनाता है? किसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है? मैं जानता हूं कि वो वेट वेक्टर के ऑपोजिट जाता है, पर उसके साथ साथ मैंने एक और जानकारी दी थी। वेट वेक्टर के ऑपोजिट तो जाता ही है, पर उसके साथ मैंने और एक जानकारी दी थी, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल वो ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ बनाता है। यहां पे नॉर्मल वेक्टर ऐसा बनेगा, नॉर्मल वेक्टर यहां पे ऐसा बनेगा, क्योंकि कार का टॉप सरफेस देखो, कार का टॉप सरफेस देखो, कार कैसे झुकी हुई है वो देखो। कार के झुकने की वजह से नॉर्मल वेक्टर कार के टॉप वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर बनेगा। अगर आप ये देख रहे हो तो ये कार के सरफेस के साथ मैंने 90 डिग्री बनाया हो, ये देखो। कल हमें ये समझने में कि फ्रिक्शन वेक्टर क्यों टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, हम लोग को तकरीबन 15-20 मिनट लगे थे, पर आज मैं समझ चुका हूं कि तुम्हें यह समझ जाएगा कि क्यों नॉर्मल वेक्टर इस दिशा में जा रहा है। क्योंकि कल तुम्हें लिख के दिया था कि नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर विद द टॉप सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट खुद के खुद ऐसा टिल्टेड है, आपका ऑब्जेक्ट खुद का खुद ऐसा टिल्टेड है, तो टॉप सरफेस से नॉर्मल वेक्टर तो ऐसे ही निकलेगा। और वेट वेक्टर हरदम नीचे की तरफ निकलेगा। क्या ये दो बातें सब लोग के दिमाग में क्लियर है? गिव मी अ यस और नो। क्या ये दो बातें सब लोगों के दिमाग में क्लियर है? गिव मी अ यस और नो। बस इतना समझना है, बाकी की चीज अपन संभाल लेंगे, बाकी की चीज अपन संभाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों को यह समझ में आया कि क्यों इस वाले बंदे में डायग्राम समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम है खतरनाक, डायग्राम है खतरनाक।
तो अभी हमें क्या समझ में आया? अभी हमें यह समझ में आया उस कार को देखने के बाद कि अगर मैं ऐसा अज्यूम करता हूं, अगर मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि मेरी कार यहां पे है, अब आपने दिमाग में वो पिक्चर लाना है, दिमाग में पिक्चर वो लाना है, पर कार को मैं यहां पे सिर्फ एक डॉट से डिनोट कर रहा हूं, सिर्फ एक डॉट से डिनोट कर रहा हूं, पर दिमाग में पिक्चर आ गया सब लोग के। कैसे बनाना है? एक वेक्टर ऐसे बनाना है नीचे की तरफ, उसको नाम देना है mg। एक वेक्टर बनाना है सेंटर की तरफ, उसको नाम देना है नॉर्मल रिएक्शन। वो जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया और अभी जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया, दोनों को क्या आप लोगों ने रिलेट कर लिया है? mg कहां है, नॉर्मल वेक्टर कहां है, ये सब लोग को समझ में आ रहा है? क्योंकि गाड़ी जो है, गाड़ी जो आप देख रहे हो, गाड़ी ऐसी है, गाड़ी ऐसी है। पहले गाड़ी आप ऐसी देख रहे थे, ये आपके लिए गाड़ी का टॉप सरफेस है। अगर ये आपके लिए गाड़ी का टॉप सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है। समझो, आप ऊपर से गाड़ी को देख रहे हो, नीचे दो टायर है गाड़ी के, ये नॉर्मल रिएक्शन है। अभी गाड़ी मौत के कुएं में ऐसी है क्या? गाड़ी मौत के कुएं में ऐसी है। अगर गाड़ी मौत के कुएं में ऐसी है तो नॉर्मल वेक्टर भी उसके टॉप सरफेस के साथ मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ जाएगा? ये देखो, नॉर्मल वेक्टर टुवर्ड द सेंटर जा रहा है। गाड़ी सीधी, नॉर्मल वेक्टर ऊपर, गाड़ी टेढ़ी, नॉर्मल वेक्टर उसके हिसाब से मुड़ जाएगा, बिकॉज नॉर्मल वेक्टर गाड़ी के टॉप सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पर वेट वेक्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेट वेक्टर ऑलवेज डाउनवर्ड। गाड़ी ऐसी, वेट वेक्टर नीचे। गाड़ी ऐसी भी रहेगी ना, गाड़ी ऐसी भी रहेगी तो भी वेट वेक्टर नीचे ही रहेगा। वेट वेक्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेट वेक्टर ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स। ये कल मैंने लिख के दिया था, ऑलवेज वर्ड लिख के दिया था। आई हैव रिटन द वर्ड ऑलवेज। दो बातें सब लोग के दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। वापस हमें जाना पड़ेगा उसी डायग्राम के पास, क्योंकि अभी फ्रिक्शन के बारे में तो बात नहीं हुई। वी हैवंट टॉक्ड अबाउट फ्रिक्शन, ठीक है? अब मैं आप लोग से पूछता हूं कि फ्रिक्शन कहां लगेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि इस वाले डायग्राम में फ्रिक्शन कहां लगेगा? मैं पहले बना लेता हूं जो हम लोग ने बनाया। ये आपका सेंटर पॉइंट ले लिया, यहां से इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, यहां से नीचे की तरफ W लग रहा है। अब फ्रिक्शन कहां की तरफ लगेगा, क्या लगता है आपको? मैं आपको आइडिया देता हूं, मुझे ऐसा लगता है फ्रिक्शन वाला जो बंदा होता है ना, फ्रिक्शन वाला जो बंदा होता है वो हरदम हमें बचाने की कोशिश करता है। बराबर है? पिछले लेक्चर में भी आपने देखा, आज के लेक्चर में आपने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स गाड़ी को अंदर रखने के लिए मदद कर रहा था। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि गाड़ी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। गाड़ी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो गाड़ी नीचे नहीं गिरेगी तो फ्रिक्शन वेक्टर ऊपर लगना चाहिए, ऐसे। ये आपका फ्रिक्शन वेक्टर होना चाहिए। एक्चुअली फ्रिक्शन वेक्टर कहां लग रहा है मैं आपको बताता हूं। फ्रिक्शन वेक्टर, ये टायर दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस टायर? ये टायर नीचे की तरफ नहीं गिरना चाहिए, इसलिए फ्रिक्शन वेक्टर ऐसा ऊपर लग रहा है। ये फ्रिक्शन वेक्टर ऐसा ऊपर लग रहा है। सोच के देखो, बिल्कुल ध्यान से बात सोच के देखो। मैं वापस आपको बताता हूं, गाड़ी नीचे गिरने का रीजन क्या है? व्हाई द गाड़ी विल फॉल डाउन लाइक दिस? द गाड़ी विल फॉल डाउन बिकॉज ऑफ इट्स वेट। गाड़ी के खुद के वजन की वजह से गाड़ी नीचे गिर सकती है, क्योंकि गाड़ी अगर इतनी स्लांटेड है तो गाड़ी अगर यहां से, ये वाला डायग्राम देखो ना तुम लोग, थोड़ा तुम लोग ये वाले डायग्राम को एनालिसिस करो, इसमें बेटर समझ में आ रहा है। अब मुझे ये वाली कार को देख के बताओ कि कार के नीचे गिरने का रीजन क्या होगा? कार के नीचे गिरने का रीजन उसकी खुद का वजन होगा। पर गाड़ी के नीचे गिरने के नीचे क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि गाड़ी के एग्जैक्टली ऑपोजिट में ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और वो फ्रिक्शन कहां लग रहा है? इस गाड़ी के टायर और ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ना, इसके बीच में दिख रहा है। और अगर आप नोटिस करोगे, ये जो सरफेस आप देख रहे हो, ये लकड़ी के पट्टे हैं। देखो, लकड़ी के पट्टे, सीमेंट नहीं है, सीमेंट से नहीं बनाया गया है। लकड़ी के पट्टे क्यों इस्तेमाल किए उन्होंने? लकड़ी के पट्टे इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किए क्योंकि ये लकड़ी के पट्टे और टायर के बीच में फ्रिक्शन अच्छा आएगा ना। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब इस वाले व्यू में देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि फ्रिक्शन का जो वेक्टर है वो एग्जैक्टली वेट वेक्टर के ऑपोजिट आना चाहिए।
पर इस वाले व्यू में मैं तुम्हें नॉर्मल वेक्टर बना के नहीं दिखा सकता ना, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है, तो यहां से ये इसमें नॉर्मल वेक्टर अच्छी तरह से समझता है। ये देखो नॉर्मल वेक्टर टुवर्ड्स द सेंटर, इस वाले डायग्राम में नॉर्मल वेक्टर समझने की आसानी हो जाती है, पर अगर इस वाले डायग्राम में जाते हो तो इस वाले डायग्राम में वेट वेक्टर के ऑपोजिट फ्रिक्शन वेक्टर जा रहा है, यह समझने की आसानी इस वाले डायग्राम में हो जाती है। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि फ्रिक्शन वेक्टर यहां पे क्या कर रहा है? फ्रिक्शन वेक्टर यहां पे आपकी गाड़ी को नीचे गिरने से मदद कर रहा है। विजय, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट फ्रिक्शन। विजय, आप जो फ्रिक्शन बोल रहे हो ना, आप वो वाला फ्रिक्शन बोल रहे हो जो मोशन को अपोज कर रहा है। मैं यहां पे वो वाले फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं जो हमारी मदद कर रहा है या हमारे साथ है। जैसे पिछले वाले टॉपिक में भी एक ऐसा फ्रिक्शन था जो टायर और रोड के बीच में लग रहा था, पर वो हमारे साथ था, वो टुवर्ड द सेंटर लग रहा था, राइट? यहां पे भी उसी फ्रिक्शन की तलाश है जो हमारी मदद कर रहा है। तो यहां पे कौन सा फ्रिक्शन जो हमारी मदद कर रहा है नीचे गिरने से? ये वाला फ्रिक्शन है। सो क्लास, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम कंबाइन करके आपको समझ में आएगा कि टोटल हमारा डायग्राम कैसे बनेगा। अभी हमें टोटल डायग्राम बना सकता हूं क्या? कहना क्या मैं टोटल डायग्राम बना सकता हूं? आप सब लोगों को समझ में आ रहा है कि आप टोटल डायग्राम में फोर्सेस कैसी कैसी लगेंगी? एवरीबडी इज ओके विद द टोटल डायग्राम की फोर्सेस? ठीक है, अब देखो टोटल डायग्राम की फोर्सेस कैसे बनाएंगे हम लोग। दो तो हमने पहले ही बना दिए, दो तो हम लोगों ने पहले ही बना दिए। दो मतलब कौन कौन सी बना दी हम लोगों ने? हम लोगों ने बना दी है, एक mg वाला बना दिया है और एक हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन वाला बना दिया है। तो अब आपने सिर्फ एक फोर्स बाकी है, तो वो एक जो फोर्स बाकी है वो अभी अभी हमने सीखा कि वो वाली फोर्स वेट वेक्टर के एग्जैक्टली ऑपोजिट जाती है। हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। पर समझने में रियल एग्जाम्पल देखने की जरूरत पड़ेगी क्लास। अगर मैं इधर से देख के तुम्हें यह समझाता तो तुम कभी कभी भी ये नहीं समझ पाते कि क्यों फ्रिक्शन वेक्टर ऊपर लग रहा है। जैसे कल के लेक्चर में भी हमें ऐसा ही एक फिगर मिला, हमका ऐसा ही एक ये मिला, वीडियो मिला, जिसमें हमने देखा कि टायर किस तरह से घूमता है, तब तुम्हें यकीन आया कि हाँ फ्रिक्शन वेक्टर टुवर्ड द सेंटर जा रहा है। यहां पे भी हमें एक अच्छा सा फोटो मिला जिसमें समझ में आया कि गाड़ी नीचे स्लाइड डाउन नहीं कर रही, तो गाड़ी नीचे ना गिरने का रीजन है फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। तुम्हें यह भी समझ में आया कि नॉर्मल वेक्टर टुवर्ड द सेंटर क्यों लग रहा है, और तुम्हें यह तो पहले से ही पता है कैसा भी किस्सा हो W नीचे ही लगने वाला है। अब क्लास हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब याद रखना है हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है V मिनिमम। व्हाट इज V मिनिमम क्लास? V मिनिमम का मतलब क्या है? मिनिमम वेलोसिटी with which the car should be traveling so that it does not fall in the well. well मतलब मौत का कुआं। उस कुएं में गाड़ी नीचे ना गिर जाए, उससे गाड़ी कितने वेलोसिटी पे चलनी चाहिए। अब मेरी एक बात बताओ, यहां पे गाड़ी नीचे ना गिर जाए, इसके लिए दो लोग आपकी मदद कर रहे हैं। एक तो गाड़ी की रफ्तार और दूसरा ये फ्रिक्शन। ये दो लोग आपकी मदद कर रहे हैं। पर तुम्हें पता है क्या, इन दोनों में से अगर एक भी बंदे ने तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम नीचे गिर जाओगे। अगर तुम्हारे गाड़ी के टायर और तुम्हारी सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कम हुआ तो तुम्हारे नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा है। पर अगर फ्रिक्शन कम हुआ तो गाड़ी की वेलोसिटी थोड़ी एडजस्ट करके तुम वापस बने हुए रह सकते हो। तो ये दोनों चीजें तुम्हारी मदद कर रही हैं गाड़ी को वैसे टिका के रख के घुमाने में। ये बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है? अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना चाहिए। हमारी नॉलेज के हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स के एग्जैक्टली ऑपोजिट इस बार फ्रिक्शन फोर्स है, सॉरी वेट के एग्जैक्टली ऑपोजिट इस बार फ्रिक्शन फोर्स है। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे mg बराबर फ्रिक्शन फोर्स। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। बात को समझना है, रट्टा मार के नहीं बैठना है। ऐसा नहीं होगा कि हरदम वेट के ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन ही आएगा, रट्टा नहीं मारना है।
आपने डायग्राम बनाना है, आपने डायग्राम में देखना है इस वेक्टर के ऑपोजिट कौन सा वेक्टर आ रहा है, उसको इसके बराबर करना है। अगर आपकी गाड़ी का वजन और आपका फ्रिक्शन फोर्स बराबर है तो गाड़ी नीचे नहीं गिरेगी, इसलिए ये पहला हमने लिखा। अब दूसरा क्या लिखा, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या आपको ये बात का यकीन आ रहा है? हाँ, पिछली बार क्या हो रहा था, फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल निभा रहा था, अभी क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल का रोल निभा रहा है। रट्टा नहीं मारना है क्लास, डोंट रट्टाफाई। अगर आप रट्टाफाई करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे क्या चल रहा है। इसलिए मैं रियल सिनेरियोस के पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझे कि नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड द सेंटर क्यों जा रहा है, फ्रिक्शन ऊपर क्यों लग रहा है, वेट हरदम नीचे ही लगता है। रियल हम लोग समझ रहे हैं। क्या सब लोग के दिमाग में दो इक्वेशंस क्लियर है? गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। As all of you understood why these two equations are written like this, mg के opposite friction, normal reaction centripetal का रोल प्ले कर रहा है। Done? Can I move forward? बस खत्म हो गई बात। अब आप जानते हैं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है और दो लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो दो लाइन में आपका आंसर कैसे आएगा? डिवाइड कर दो। आप जानते हो, डिवाइड 1 एंड 2, 1 और 2 को आप क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, चलिए कैसे डिवाइड करेंगे? mg बाय n बराबर fs बाय fc। ठीक है, तो अभी कैसे लिखेंगे? mg बाय n बराबर, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, म्यू एस टाइम्स n, और सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी आपको पहले से पता है, mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r। तो वो r ऊपर चले जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आप किस में इंटरेस्टेड है? एक आसान तरीका भी था, चलो ये कर दिया, पर एक आसान तरीका भी था। आसान तरीका करे क्या? इसको फिलहाल कैंसिल आउट करते हैं। एक आसान तरीका बताता हूं, ये देखो, यहां से तुम क्या लिख सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एफसी की जगह पे लिख सकते हो mv स्क्वायर बाय आर, बराबर हो गया। ये आपका सेंट्रिपिटल फोर्स था, सेंट्रिपिटल फोर्स के बदले आपने क्या लिख दिया, mv स्क्वायर बाय आर। इसको डब्बे में डालो, इसको लेके आओ, mg बराबर है म्यू एस टाइम्स n, बराबर फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पे तुमने म्यू एस टाइम्स n लिखा। अब एक काम करो, इस n की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो mg बराबर क्या आएगा, म्यू एस, सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, mv स्क्वायर बाय आर। यहां से m और m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू आएगी आर जी अपॉन म्यू एस, v की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। दो स्टेप में आंसर आ गया। और ये कौन सी वेलोसिटी है? ये आपकी मिनिमम वेलोसिटी। वापस एक बार देख लीजिए मैंने क्या किया। एफ आपको दिखाई दे रहा है, दिस एफ इज एक्चुअली टेकन एज mv स्क्वायर बाय आर। ये जो एफ है ये एक्चुअली mv स्क्वायर बाय आर लिया जा रहा है, बिकॉज सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं। तो m के बराबर हम लोगों ने mv स्क्वायर बाय आर लिख दिया। अब इस वाले फॉर्मूले में fs की जगह पे हमने म्यू एस n लिख दिया और n की वैल्यू यहां से यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी। इजीली दोनों जगह से m और m कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, यहां पे आरजी चले जाता है और म्यू एस नीचे आ जाता है, वी स्क्वायर अकेला बच जाता है। वी स्क्वायर है, अंडर रूट में डाल दिया, फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूले से आप ये कैलकुलेट करोगे कि गाड़ी की कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि गाड़ी मौत के कुएं में नीचे ना गिरे। क्या लिखा है मैंने, मिनिमम वेलोसिटी विथ विच द कार शुड बी ट्रेवलिंग सो दैट इट डज नॉट फॉल इन द वॉल, इन द वेल। हा या ना? क्लियर है सब लोग के दिमाग में ये बात? सब लोग को समझ में आई मैंने क्या किया? डन है, डन है, कुछ नहीं है। विजय सिर्फ इक्वेशन 1 में mg को fs की इक्वेट किया है, दोनों ऑपोजिट है इसलिए। गिव मी अ यस और नो ऑल ऑफ यू, हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? गिव मी अ यस और नो। ऑपोजिट है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट है।
यार 2 लाइन का कमाल है, सिर्फ अगर आपने डायग्राम बना दिया, बाकी कमाल आपको जानते हैं, बाकी कमाल आप लोग जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाने की देरी है और कुछ नहीं है। बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं, वॉल ऑफ डेथ से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्यों ना एक न्यूमेरिकल हो जाए, क्यों ना एक न्यूमेरिकल हो जाए, है ना। टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल आ गया है, तो जरा हम भी वो न्यूमेरिकल करेंगे, देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है वो। पहले इस पेज नंबर को नाम देना पड़ेगा, ये होगा पेज नंबर हमारा 3, और हम लोग जा रहे हैं अब पेज नंबर 4 पे, ठीक है। फ्रिक्शन तो मैक्स होगा, हाँ फ्रिक्शन मैक्स होगा ना, फ्रिक्शन थोड़ी मिनिमम होगा, फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम होगा। जितना ज्यादा फ्रिक्शन है उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। पर वेलोसिटी के बारे में समझा ना क्या बोलने की कोशिश है, वेलोसिटी कम से कम इतनी तो रखनी पड़ेगी, अगर इससे कम हो गई तुम्हारी वेलोसिटी तो तुम्हारी गाड़ी गिर जाएगी। अभी देखते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल के एग्जांपल में, देखते हैं कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। अ मोटरसाइक्लिस्ट टू बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास is to undertake horizontal circle inside a cylindrical wall of a well of inner radius 4 मीटर। पहली पूरी जानकारी में मुझे इतना समझ में आया, एग्जाम्पल 2 हम कर रहे हैं कि जो रेडियस है वो 4 मीटर का है, और वो बाइक वाला मौत के कुएं में गाड़ी घुमाने की सोच रहा है जिसका रेडियस 4 मीटर का है। The coefficient of static friction between the tire and the wall is 0.4. Coefficient of static friction 0.4, देखा यूनिट नहीं है उसके पास। Calculate the minimum speed, अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला, अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आर है 4, जी 10 ले लेते हैं, इसको 0.4 ले लेते हैं, सॉल्व करोगे 10 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ गया, डन। मतलब उस मोटरसाइकिलिस्ट को 4 मीटर रेडियस वाले मौत के कुएं में, जिसमें उसके टायर और सरफेस के बीच में 0.4 का कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है, गाड़ी को मिनिमम 10 मीटर पर सेकंड पे तो चलाना पड़ेगा। अगर गाड़ी की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड से कम हो गई तो गाड़ी नीचे गिर जाएगी, ये बात आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या पूछ रहा है। मिनिमम, ये पहले समझ में आया, इतना सबको समझ में आया, एक लाइन का था, कुछ कुछ टेंशन वाली बात नहीं। मिनिमम स्पीड, इतना सब लोग को समझ में आया, गिव मी यस और नो। यार एकदम सादा क्वेश्चन था यार, कुछ ऐसा तड़कता भड़कता कुछ नहीं है उसके अंदर, सिंपल सा। अभी जो पढ़ा ऑब्वियसली हमने दिया हुआ है, और क्वेश्चन में जी खुद ही बोला उसने 10 लेने के लिए, बस 10 डाल दिया, फॉर्मूले में पुटअप किया, काम खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। यस, जी अगर 10 देगा तो 10 लेने का, नहीं दिया तो 9.8 लेने का। आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे जी क्यों लिया, क्योंकि उसने दिया कि जी 10 है, इसलिए मैंने 10 पुटअप किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या बोल रहा है, and frequency necessary to perform the stunt। फ्रीक्वेंसी हमें यह बताना है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स उसको जो लेने पड़ेंगे प्रति सेकंड, नंबर ऑफ टर्न्स प्रति सेकंड जो उसको लेने पड़ेंगे, वो पूछ रहा है कितने प्रति सेकंड नंबर ऑफ टर्न्स उसको लेने पड़ेंगे। ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, जो आप जानते हैं जिसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे पहले इन द फर्स्ट लेक्चर अगर आप याद करेंगे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला V इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर आप याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं R, ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई n, अगर आप याद करेंगे तो, बराबर। क्योंकि हमें n में इंटरेस्ट है तो V बाय 2 पाई R विल बी n, फॉर्मूला तैयार। बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करता हूं। फर्स्ट लेक्चर में बताया था V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था पंखे का, उसमें बताया था ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया, V यहां रखा, 2 पाई R नीचे रखा, बराबर n लिखा, काम खत्म हो गया। अब सिर्फ पुट करना है, कितनी वेलोसिटी है अभी तो निकाली, 10
डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई कितना होता है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 0.4। आई होप आप इसको सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ठीक है, हमने टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 0.4 और फ्रीक्वेंसी मैंने क्या सिखाया था कैसे लिखना है RPS और रेवोल्यूशन प्रति सेकंड, अगर आपको याद आएगा तो। खत्म हो गया सॉल्व। बोलो बोलो बोलो, क्या आपको बात समझ में आ रही है? एकदम सिंपल नॉर्मल, नथिंग स्पेशल। ऐसा कुछ तड़कता भड़कता है ही नहीं जिसमें आपको टेंशन आए दिमाग को। पहले लेक्चर का फॉर्मूला, दूसरे लेक्चर का फॉर्मूला, काम खत्म कर दिया, आगे आंसर। और क्या चाहिए अपने को? हाँ या ना? फटाफट बोलिए। डन है, डन है। सब लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा, सब लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा। डन है कि नहीं है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए 3 बजे तक लेक्चर था, बट थोड़ा फेस्टिव माहौल है, इसलिए आज के लिए 1 घंटा ही रखते हैं। ठीक है, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद बैंकिंग ऑफ रोड, कंटिन्यू करते हैं कल के लेक्चर से। ठीक है, चलेगा सब लोग को? ठीक है, थोड़ा फेस्टिव है, आप लोग भी थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, पर 1-2 घंटा पढ़ाई के लिए भी इन्वेस्ट करना है सब लोगों को। आज का जो टॉपिक था उसमें सिर्फ हमने सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक का फॉर्मूला निकाला और मौत के कुएं का फॉर्मूला निकाला, सिर्फ 2 चीज हमने पढ़ा। कल के लेक्चर में बैंकिंग ऑफ रोड आराम से स्टार्ट करेंगे फ्रेश। चलेगा सब लोग को? ठीक है, आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया। कल मिलते हैं सुबह सुबह, बैंकिंग ऑफ रोड स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया और अच्छा लेक्चर होने वाला है, मिस नहीं करना है किसी ने भी। ठीक है, चलो बाय, या बाय 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 ऑल ऑफ यू।